नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का सटीक नेटवर्क में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया हमारे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात करने वाले हैं बिहार चुनाव से जुड़ी हुई। बिहार चुनाव जो कि आने इस साल में एकमात्र सबसे बड़ा जो चुनाव होने वाला है वो बिहार में होने वाला है। ये शायद सितंबर अक्टूबर के आसपास, अक्टूबर की ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अक्टूबर 2025 में बिहार चुनाव कंप्लीट हो जाएंगे। अब बिहार चुनाव क्योंकि होने वाले हैं और 20 साल से लगातार जो है तो नीतीश कुमार जी यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं। अब सरकार किसी की बने लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। बिहार के लिए ये कहना गलत नहीं होगा कि विपक्ष बदलता रहता है, नीतीश कुमार जी वहां के वहीं के वहीं मुख्यमंत्री बने रहते हैं। विपक्ष किस तरीके से? कभी भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में आ जाती है, कभी राजद और कांग्रेस। और खास तौर से पिछले 10 सालों से 2015 से और 2025 तक की बात की जाए तो 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे उस समय पे नीतीश कुमार 2013 में ही उनसे अलग हो गए थे, जेडीयू अलग हो गई थी। फिर वो आरजेडी के साथ गए, फिर आरजेडी को छोड़ करके फिर से बीजेपी के पास आ गए। फिर बीजेपी और जेडीयू साथ में चुनाव लड़े। उसके बाद अब वो बीजेपी को छोड़ के आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन का पार्ट बन गए और महागठबंधन छोड़ करके फिर से 2023 में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद नीतीश कुमार जी वापस से एनडीए में चले गए। तो इस तरीके से कहा जा सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री वो हमेशा बने रहे। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि भैया मुख्यमंत्री चाहे विपक्ष बदलता है, बिहार में मुख्यमंत्री नहीं। ये बड़ी अजब सी बात है। तो अब बात करते हैं किस तरीके से ये पूरा का पूरा बिहार का 20 साल का जो कार्यकाल रहा नीतीश कुमार जी का, वो किस तरीके का रहा। 10 साल के कार्यकाल की बात करें तो 10 साल का जो कार्यकाल है बिहार में नीतीश कुमार जी का, वो कह सकते हैं खासतौर से 2005 से 2014 तक का, 2014-15 तक का सबसे बढ़िया समय कहा जा सकता है। बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काफी सारे काम हुए, जीडीपी ग्रोथ भी बेहतर हुई और और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में भी उन्होंने काफी कंट्रोल पाया था। जहां 2005 से पहले बिहार में जंगल राज कहा जाता था, हत्या, किडनैपिंग और इसके बहुत ज्यादा केसेस हुआ करते थे। तो हम जीडीपी से लेकर के और क्राइम के बारे में सभी बातों पे आज बात करेंगे। तो अगर बात की जाए सबसे पहले जीडीपी की, जीडीपी अगर देखा जाए 2005 में तो 73,791 करोड़ रुपए, मतलब लगभग 0.74 लाख करोड़ के आसपास 2005 में जीएसडीपी थी बिहार की। अगर इसे डॉलर के टर्म्स में देखा जाए तो 16.7 बिलियन यूएस डॉलर्स तक आती है, जो कि इतनी भी कोई कम नहीं है। अगर 2024 की बात की जाए तो जो जीएसडीपी है वो 8.5 लाख करोड़ के आसपास रुपए के आसपास पहुंचती हुई दिखाई देती है। मतलब 10 गुने से भी ज्यादा का की वृद्धि हो चुकी है। वहीं अगर विथ एन एवरेज और एक्सचेंज अगर बात की जाए 82 डॉलर के हिसाब से, तो ये 103.9 बिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास पहुंच जाती है। 2004-5 में डॉलर की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू थी वो 44 यूएस डॉलर्स के रुपीस पर यूएस डॉलर्स के आसपास थी। और अगर बात की जाए 2024-25 में तो ये करीब करीब 80-82 रुपए के आसपास पहुंचती है 2024 के हिसाब से अगर बात की जाए तो 103.9 बिलियन यूएस डॉलर्स की होती है। तो इस हिसाब से बिहार ने काफी प्रोग्रेस करते हुए दिखाई दी। लेकिन अगर बीच बात की जाए कि जो जीएसडीपी रैंकिंग है 2005 में वो 14वें नंबर पे था बिहार, और 2025 में भी बिहार जो है 15वें नंबर पे है। 15वें नंबर पे एक तरीके से कहा जा सकता है कि सेम पोजीशन है बिहार की। सेम पोजीशन किस तरीके से है? क्योंकि तेलंगाना जो कि आंध्र प्रदेश से अलग हुआ 2014 में, उसके बाद जो है तो बिहार यहां पर आगे बढ़ता हुआ, तो बिहार ने लगभग सेम पोजीशन मेंटेन की है। आंध्र से अलग होने के बाद तेलंगाना ने भी अपनी जगह बिहार से ऊपर ही बना के रखी हुई है। अब बात करते हैं कि अलग अलग स्टेट्स जो हैं उनकी 2012 से लेके 2023 तक की, क्योंकि यही डेटा जो है हमारे पास काफी पुरजोर तरीके से है। तो 2012 से 2023 तक अलग अलग राज्यों की जो जीडीपी ग्रोथ थी वो किस तरीके की रही। तो अगर जीडीपी एवरेज जीएसडीपी ग्रोथ की बात की जाए तो मिजोरम सबसे ऊपर रहता है, गुजरात है, उसके बाद त्रिपुरा, कर्नाटका, उड़ीसा, सिक्किम, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, असम, अंडमान निकोबार, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, दिल्ली।
तो बेसिकली कई सारे ऐसे राज्य हैं, लगभग 14 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने जिनकी जीएसडीपी की ग्रोथ नेशनल एवरेज से ज्यादा रही। लेकिन अगर बात की जाए तो बिहार कौन से नंबर पे रहा? बिहार की जो रैंकिंग है वो रही 25वीं। मतलब वहां पर पिछले 11 सालों में, जब तक कि जीएसडीपी का आंकड़ा एग्जैक्टली कहा जा सकता है, वो 2012 से लेकर 2023 तक बिहार में 5.16% की जीएसडीपी ग्रोथ रही, जो कि नेशनल एवरेज से भी काफी कम है। तो ये कहा जा सकता है कि पिछले 10 सालों में, पहले 10 सालों में तो बिहार ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन उसके बाद बिहार ने उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं करके दिखा पाया जैसा कि उससे उम्मीद की जा रही थी। तो बेसिकली ये है जो यहाँ की अगर सिर्फ स्टेट जीडीपी की हम आज बात करेंगे, इसी तरीके के कई सारे एपिसोड्स हम बनाएंगे और जो कि अलग अलग इकोनॉमिक एंड सोशल पैरामीटर्स में बिहार में नीतीश कुमार जी के परफॉर्मेंस की बात करेंगे। तो पहले 10 साल नीतीश कुमार के तो काफी अच्छे कहे जा सकते हैं लेकिन जीएसडीपी के हिसाब से, लेकिन अगले 10 साल उस तरीके के नहीं रहे। शायद ये भी कह सकते हैं कि जो उतार चढ़ाव रहे और नीतीश कुमार यहाँ से वहां पलटते रहे और जिस तरीके से विपक्ष बदलता रहा, नीतीश कुमार तो हमेशा मुख्यमंत्री बने ही रहे, तो उन्होंने पलटी नहीं मारी, विपक्ष ने जिस तरीके से पलटी मारी। तो हाँ, ऐसे ही उनके प्रवक्ता बोलते हैं तो इसलिए हमने भी ऐसा बोला। पर बेसिकली जिस तरीके से नीतीश कुमार यहाँ से वहां, कभी एनडीए, कभी इंडिया गठबंधन, कभी महागठबंधन, इस तरीके से चलते रहे, तो इस हिसाब से ये कहा जा सकता है कि इन 10 सालों में नीतीश कुमार जी के का परफॉर्मेंस, बिहार का परफॉर्मेंस उस तरीके का नहीं रहा जैसा कि उससे उम्मीद की जाती है। अब आगे बढ़ते हैं अगले अगले पॉइंट की तरफ, जहां पे हम एनसीआरबी के डेटा की बात करेंगे। एनसीआरबी का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से इंपॉर्टेंट है ये भी समझने का प्रयास करेंगे। एनसीआरबी का डेटा ही है डिसाइड करता है कि किस हिसाब की किसी भी प्रदेश में कितना क्राइम हो रहा है। हम जंगल राज की जब बात की जाती है तो 15 साल जो लालू प्रसाद यादव जी का कार्यकाल था उसे जंगल राज कहा जाता था। हत्या, डकैती, रॉबरी, किडनैपिंग और रेप, इस तरीके के कई सारे मामलों के लिए बिहार बहुत ज्यादा कुख्यात था। कुख्यात कहना ज्यादा ठीक होगा। तो इस तरीके से कहा जा सकता है। तो ये सारी चीजें जो बिहार में चल रही थी, अब देखते हैं कि आखिर बिहार ने जो है 2005 से लेके 2021, 2021 क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि आखिरी एनसीआरबी के आंकड़े जो आए थे 2021 में आए थे। 2021 के में एनसीआरबी के आंकड़ों के हिसाब से 2005 में 3,423 हत्याएं हुई थी, 2,700, और 2021 में 2,799। तो मतलब करीब करीब 18% के आसपास की इसमें घट में में कमी आई है। और अगर डकैती की बात की है तो 1191 थी 2005 में, 239 पे आ गई है, मतलब लगभग 80% के आसपास की कमी। रॉबरी की बात की जाए तो 2379 थी 2005 में, 1694 2021 में, मतलब करीब करीब 29% की कमी। चोरी की बात की जाए तो चोरी की घटनाएं काफी तेजी से बढ़ी है, मतलब 224% से भी ज्यादा की वृद्धि हो चुकी है। 11,809 2005 में का फिगर है, वहीं 38,277 मतलब 224% की ग्रोथ दिखा रहा है चोरी चोरी में बात की जाए तो। वहीं अगर किडनैपिंग की बात की जाए 2226 2005 में, वहीं 2021 में 10,195, मतलब किडनैपिंग 358% से किडनैपिंग के केसेस बढ़े। किडनैपिंग फॉर रैंसम की बात की जाए, मतलब किसी पैसे के लिए किडनैपिंग की बात की जाए तो 251 तो 2005 में थी और 34 जो है 2021 में हो गई, मतलब 86% की कमी आई। रेप की बात की जाए तो 49% की वृद्धि, 973 से ये 1450 पे आ गया 2021 की बात की जाए तो। तो ये आंकड़े हो गए एनसीआरबी के 2005 से 2021 में लेकिन जैसा हमने कहा कि 2005 से 2012-13 एक अलग सिस्टम, अलग तरीके से बिहार की सरकार चल रही थी। वहीं अगर देखा जाए पिछले 10 सालों में जो दूसरा पहले पहले डेकेड में काफी अच्छा परफॉर्मेंस था, दूसरे डेकेड का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा। तो आइए देखते हैं दूसरे डेकेड का परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो मर्डर केसेस जो थे वो 2014 में 23,981 थे, वो घट के 14% से कम हो गए। रेप केसेस 36,735 थे, जो 30,948 हो गए 2022 में, मतलब 16% की कमी आई। किडनैपिंग की बात की जाए तो 77,237 एक, और ये बढ़कर के 1,19,642 हो जाती है, 55% 2022 में। क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात की जाए 3,37,922 थे 2014 में, जो बढ़कर के 4,45,256 हो जाते हैं, 32% की वृद्धि होती है इसमें।
क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन की बात की जाए तो 89,423 थे, जो कि 81% की बढ़त के साथ 1,62,000 पे पहुंच जाते हैं। जुवेनाइल क्राइम की बात की जाए तो 43,506 थे, जो घटकर 30,555 हो जाते हैं, मतलब 30% की घटत पाई जाती है इसमें। अगर साइबर क्राइम्स की बात की जाए तो साइबर क्राइम जो है 9,622 थे 2014 में, 64,524 हो जाते हैं, मतलब 570% की वृद्धि देखी जाती है यहाँ पर। तो ऐसा भी मान सकते हैं कि 2014 में उस तरीके के मोबाइल ऐप और इस तरीके के फ्रॉडस्टर्स नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब वो फ्रॉडस्टर बहुत तेजी से बढ़ चुके हैं और शायद इस क्षेत्र में भी बिहार को बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। अब इकोनॉमिक ऑफेंसेस की बात की जाए तो 1,42,000 थे, 1,65,000 हो जाते हैं, 16% की वृद्धि होती है। कन्विक्शन रेट 45% था, वो बढ़ करके 57% हो जाता है, 12% की वृद्धि हो जाती है इसमें। इसके बाद बात करते हैं रिसेंट जो क्राइम्स जो कि बहुत तेजी से हाईलाइट हुए, जहां दो सब इंस्पेक्टर्स की जो है मौत हो गई है। एक किसी डिस्प्यूट में जहां पे वो एक तरीके से मनाने गए थे और उन दोनों के बीच समझौता कराने के लिए गए े एएसआई, उनकी हत्या हो गई। वहीं एएसआई संतोष कुमार जी की हत्या हो गई है एक कथित शराब तस्कर के शराब के विवाद में। वहीं अगर देखा जाए तो एक और जो डे लाइट ज्वेलरी स्टोर रॉबरी हुई थी अभी कुछ दिनों पहले, वहीं एक 6 साल की बच्ची का अपहरण हुआ था, किडनैपिंग और मर्डर हुआ था। और स्क्यूरियस लिक्विड ट्रेजेडी जो हुई है वो बहुत बड़ी हुई, जहां पे 25 लोग मरे हैं, जहां सिवान और सरन में आ, जहां पर जहरीली शराब पीने की वजह से 25 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अथॉरिटीज जो इन्होंने 12 लोगों को इसके रिलेटेड केस में अरेस्ट किया हुआ है। तो ये हो गया रिसेंट क्राइम्स जो बिहार में दर्ज किए गए हैं। अब इसमें कई सारी चीजें हैं, जो कि यहाँ पे एक और चीज है जिसके बारे में बात किए बिना ये एपिसोड हम खत्म नहीं कर सकते, वो है क्राइम, करप्शन जो है। तो करप्शन के लिए बहुत ज्यादा कहा जाता है कि नीतीश कुमार जी की क्लीन इमेज है, बिल्कुल क्लीन इमेज है, अभी तक उनके ऊपर 1 रुपए के भी करप्शन का आरोप नहीं लगा हुआ है। तो लेकिन ऐसा नहीं कि उनके राज में करप्शन नहीं हो रहा है। तो अगर करप्शन की बात की जाए तो हमें जो इंसिडेंट्स अभी जो मेजर इंसिडेंट समझ में आते हैं जो कि पिछले कुछ वर्षों में हुए हैं, उनमें से ब्रिज कोलैप्स जो है और कंस्ट्रक्शन फेलियर बहुत बड़े थे। जहां पे अररिया ब्रिज का कोलैप्स, उसके पहले 10 ब्रिज कोलैप्स जो गिर गए हैं, 15 दिन में ही 10 ब्रिज कोलैप्स कर गए जून 2024 में, जब बारिश की वजह से ये बहुत बड़ा मुद्दा बना था। फिर 7 और ब्रिज जो है उसके बाद कोलैप्स हो चुके हैं। सुपौल ब्रिज का कोलैप्स 2023 में हुआ था, और उसके बाद विक्रमगंज के रोहतास ब्रिज का को जो डैमेज हुआ था, ये इस तरीके की कई सारी चीजें घटित हुई हैं। यहाँ पे अररिया ब्रिज की बात की जाए तो इनॉग्रेशन से पहले ही जो है तो कोलैप्स हो गया था। अगर 10 ब्रिजेस की बात की जाए तो गवर्नमेंट ने जो है तो 11 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया, और तेजस्वी यादव ने ब्लेम्ड मासिव मासिव करप्शन ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव, तो एडमिनिस्ट्रेशन पे बहुत बड़ा आरोप लगाया था कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है तो का बहुत बड़ा करप्शन किया है, जिसकी वजह से 10 ब्रिज 15 दिनों के अंदर बिहार में गिर गए थे। और उसके बाद क्या हुआ कि जो 7 मेजर ब्रिज कोलैप्स हुए थे उसमें फ्रीक्वेंट फेलियर्स ऑफ इंडिकेट सबस्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन को और लोकल अथॉरिटीज को जिम्मेदार ठहराया गया। इसके बाद सुपौल ब्रिज जो कोलैप्स हुआ, एक नया न्यूली कंस्ट्रक्टेड ब्रिज था जो कोलैप्स हो गया जिस पुअर मटेरियल की वजह से। तो कोई अभी तक एक्शन इस तरीके का कॉन्ट्रैक्टर पे लिया नहीं जा चुका है इसमें। लेकिन अगर विक्रमागंज डैमेज की बात की जाए तो सीवियर क्रैक्स जो है अपीयर हो गए जस्ट आफ्टर द कंप्लीशन, और लोकल फंडिंग और इस तरीके के करप्शन के कई सारे चार्जेस अभी भी कहे जा सकते हैं कि इस तरीके के कई इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इश्यूज दिखे। तो ये हमें सारी चीजें अभी समझ में आती हैं, जो कि हम जो मेजर करप्शन के कुछ चार्जेस थे जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर जो है कि इस तरीके की सरकार जो चला रहे हैं बिहार में, और अभी जो है तो जिस तरीके के सर्वे आ रहे हैं 41% के आसपास जो है तो तेजस्वी यादव के, और करीब 25 से 27% के आसपास की पॉपुलैरिटी रेटिंग नीतीश कुमार की है। उस हिसाब से क्या नीतीश कुमार जो है तो आगे जाकर के अपने भविष्य में दोबारा से, मतलब बेसिकली एक 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री की पद की शपथ ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, उनके स्वास्थ्य के ऊपर भी कई सारे सवाल हैं। इसके अलावा निशांत कुमार जो उनके पुत्र हैं, 49 वर्ष के हैं और काफी इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, और काफी हमेशा से राजनीति से दूर रहे, अचानक उनकी भी जो है तो राजनीति में एंट्री होती हुई दिखाई दे रही। इन सभी बातों पे आपको अपडेट करते रहेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद।